आपके अपने चैनल प्रभा एकेडमी में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 अर्थात कि एनसीएफ 2005 की हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो भी लोग सी-टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं दिसंबर में, उनके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। क्यों? क्योंकि मैंने एनसीएफ का केवल और केवल यही पीडीएफ पढ़ा था और मैंने जो है कि एनसीएफ से बनने वाले 4 प्रश्नों को सी-टेट में बिल्कुल और बिल्कुल सही करके आया था। तो आप लोगों के लिए यह कक्षा बहुत ही उपयोगी होगी। लगभग 2 से 3 वीडियो में 20-20 मिनट का छोटा-छोटा 2 से 3 वीडियो में आपको एनसीएफ का पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा और आखिरी में लगभग 30 से 35 प्रश्न भी कराए जाएँगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं और सी-टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को जॉइन करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द ही मैं सी-टेट का मैथ की कक्षा लेके आऊँगा। सोमवार या मंगलवार तक मैं मैथ की भी सी-सेट की कक्षाएँ लेके आऊँगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग सीधे सीधे राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के बारे में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो हमको जो है कि एनसीएफ 2005 की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सीधे-सीधे एनसीएफ का फुल फॉर्म जो है कि पूछ देता है। तो एनसीएफ 2005 की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये आपका एनसीएफ का फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 और यह आपका टोटल 180 पेज का ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए से संबंधित लगभग सभी विषयों पर चर्चा की गई है। अर्थात कि जो एनसीएफ 2005 की यदि आपको बुक पढ़ना है, तो यह लगभग 180 पेज का बुक है। आप लोग इस बुक को मंगा के पढ़ भी सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है आपको 180 पेज की बुक पढ़ने की। यह लगभग 40 से 45 पेज के केवल इस पीडीएफ को पढ़ लेंगे, आपका एनसीएफ के का सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, देखिए, हमको तो सबसे पहले दस्तावेज के अंदर किन-किन बातों की चर्चाएँ की गई है, यह आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, उसमें बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, सबसे मुख्य बात है। किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह 3 मुख्य बिंदु को वहाँ पे दर्शाया गया है। अर्थात कि एनसीएफ 2005 की जो 180 पेज की बुक है, उसमें इन 3 मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई है। फिर आगे आपका है एनसीएफ का पूरा नाम। देखिए, एनसीएफ का पूरा नाम अभी आपको बता दिया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इसका पूरा नाम है, अर्थात कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। फिर जो आपका एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यश पाल आपसे पूछा जाता है और इनके साथ-साथ 35 सदस्यों के साथ प्रोफेसर यश पाल जो है कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे आप देखिए इसका प्रकाशन एनसीएफ 2005 का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन एनसीईआरटी ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, अर्थात कि इसका प्रकाशन एनसीईआरटी ने किया था। देखिए, श्रृंखला की बात करें तो चौथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अर्थात कि जो एनसीएफ 2005 है, यह चौथा जो है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये भी आपको याद रखना है। और एनसीएफ 2005 के पहले कौन-कौन से आपके क्या बोलते हैं कि एनसीएफ 1975 था, इसके बाद आपका एनसीएफ 1988 था, इसके बाद एनसीएफ 2000 था, उसके बाद एनसीएफ 2005 आया और एनसीएफ 2005 के बाद जो है कि आपका एनसीएफ 2009 और एनसीएफ 2014 आपका आ चुका है। ठीक, संबंधी मंत्रालय की बात करें तो इससे संबंधित जो मंत्रालय है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार जो कि एनसीएफ 2005 से संबंधित मंत्रालय है। फिर आगे की बात की डिस्कस करें तो इसका उद्देश्य क्या है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है।
पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करने के लिए और भारत में स्कूलों के लिए शिक्षण अभ्यास इसका क्या है मुख्य उद्देश्य है। और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति कैसे हुई ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एनसीएफ 2005 पढ़ रहे हैं तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये आपको जानना जरूरी है। देखिए जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी के एक निबंध से हुई थी। उस निबंध का नाम क्या था? सभ्यता और प्रगति। इस निबंध के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बच्चों के बारे में बताया था कि उन्हें किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। और आपसे पूछे कि एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कैसे हुई तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के एक निबंध जो है कि सभ्यता और प्रगति से एनसीएफ की उत्पत्ति हुई जिसमें से प्रत्येक एनसीएफ अब तक जितने एनसीएफ हो चुके हैं सभी की उत्पत्ति जो है कि सभ्यता और प्रगति से जो है कि निबंध से हुई है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध है। विशेष करके एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति हुई है। फिर आगे देखते हैं जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की किस अनुसूची में किया गया है यह आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा है वह संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। इसको मैं कल की वीडियो में बताऊंगा लेकिन आज आप लोग यदि पढ़े हुए हैं एनसीएफ के बारे में तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक, फिर इसके बाद आपका राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में किया गया है। देखिए मैंने तो अभी इसको बता दिया, मैं बताने वाला नहीं था लेकिन चलिए बता दिया तो अच्छी बात है। 8वीं अनुसूची और जो है कि कितनी भाषाओं में तो 22 भाषाओं में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। एनसीएफ 2005 के दस्तावेजों को नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था जो कि अभी आपको ऊपर बताया गया था। फिर इसके बाद बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत और देखिए यही सिद्धांत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही सीधे सीधे सिद्धांत जो है कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको 5 सिद्धांत के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। देखिए इस जो है कि यहाँ पे 5 सिद्धांतों को लिया गया है जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि एग्जाम में आते हैं, केवल उन्हीं 5 सिद्धांतों को लिया गया है। बात करें एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों के ज्ञान को स्कूल के बाहर भी जीवन से जोड़ा जाए, जैसे कि अगर आप उन्हें गाय के बारे में बताएं तो वह गाय से संबंधित तथ्य सोचने लगेंगे। वह सोच सकते हैं कि आज सुबह ही तो मैंने गाय को देखा था जिसको मैंने रोटी खिलाई थी और गाय हमें दूध भी देती है जो हम शाम को घर में लाते हैं तो इसी प्रकार के बाहरी जीवन के उदाहरण बच्चों को देना चाहिए। देखिए जो पहली बात तो आप यहाँ पे समझिए कि जो बच्चों को एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे के ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सीधे अभी क्वेश्चन मैं जब कराऊंगा तब आपको क्लियर होगा कि बच्चे को जो भी चीजें हम बताएं उसको उसके बाहरी परिवेश से जोड़कर बताएं ताकि बच्चा उन सभी चीजों को आसानी से सीख जाए। फिर अगला जो सिद्धांत है इसका, अगला आपका एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। जैसे कि बहुत से अध्यापक बच्चों को रटने के लिए कहते हैं कि आप इसे रट लीजिए और जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा तब आप उसका उत्तर दे देंगे और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। तो यह बिल्कुल गलत है, आपको बच्चों को समझाना है ताकि उन्हें समझ में आए और वह उस पढ़ाई का लाभ उठा सके। मतलब कि बच्चों को क्या करना है, बच्चों को रटवाना नहीं है। एनसीएफ 2005 सीधे कहता है कि बच्चों की पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाना चाहिए, अर्थात कि बच्चों को रटवाना नहीं चाहिए, उनको समझा के कॉन्सेप्ट क्लियर करा के पढ़ाना चाहिए। फिर अगला सिद्धांत है आपका इसका
एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों की पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो बल्कि चहुमुखी हो, जैसे कि बहुत से अध्यापक सिर्फ किताब से पढ़ा देते हैं, उनका मतलब नहीं समझ आते हैं, जिससे बच्चों तक सही शिक्षा नहीं पहुंच पाती है। तो वह हुआ पाठ्यपुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो बच्चों की पढ़ाई है वह केवल पाठ्यपुस्तक तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। पाठ्यपुस्तक के बाद जो है कि उनका जो है कि चहुमुखी उनका विकास होना चाहिए। ये नहीं कि केवल जो है कि जो बुक में लिखा हुआ है वही चीज़ें हम पढ़ा देंगे, उससे जो है कि बच्चे का विकास हो जाएगा। बच्चे का विकास कब होगा? जब उसको सभी चीज़ अर्थात उसका चहुमुखी विकास करेंगे, तब बच्चे का विकास या प्रगति बहुत ही तेज़ी से होगा। तो आपका जो पाठ्य का क्रम है या पाठ्यचर्या है, पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला जो आपका सिद्धांत कहता है, एनसीएफ 2005 कहता है कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए और तब इन्हें पढ़ाया जाए। आपको बच्चों को पढ़ाना होगा उन्हीं के जैसे बनकर, यानी कि आपको भी बच्चा बनना पड़ेगा और तब उन्हें समझाना होगा और फिर अपने हिसाब से उनको प्रेम पूर्वक पढ़ाना होगा। मतलब कि जैसे कि एनसीएफ 2005 जो कहता है कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, जैसे कि उसको विभिन्न प्रकार के टीएलएम का उपयोग कर लें। यदि हम बंदर की बच्चों को कोई कहानी सुना रहे हैं, तो हम खुद ही बंदर के रूप में जो है कि बच्चों के से व्यवहार करें। हम खुद ही बंदर बन जाएं, या घोड़े की कहानी सुना रहे हैं या शेर की कहानी सुना रहे हैं, तो हम उसकी एक्टिविटी करें कि शेर कैसे दहाड़ता है, घोड़ा कैसे दौड़ता है, बंदर कैसे जो है कि चिढ़ाता है सबको। तो ये सब चीजें जो है कि बच्चों के साथ यदि हम लोग करेंगे, तो बच्चा इसमें जो है कि बहुत ही ज्यादा रुचि लेगा और आसानी से कठिन सवालों को वो आसानी से सीख जाएगा। ठीक। तो इसके बाद अगला जो सिद्धांत कहता है कि एनसीएफ 2005 कहता है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। चलिए इस बात को समझते हैं। देखिए, जैसे कि जो है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए, इसका मतलब क्या है? आइए यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए आपने बच्चों को पढ़ाया और आपने उसमें ढील बरती या अन्य बात हो गई, जिससे वह बच्चा आगे चलकर कोई अनैतिक कार्य करने लगा, जैसे कि चोरी करना, डाका डालना, देश के खिलाफ जाना आदि, और अनैतिक बहुत से अनैतिक कार्य करने लगा। तब क्या फायदा हुआ उस पढ़ाई का? कुछ नहीं हुआ। तो आपको पढ़ाते समय उनके नैतिक मूल्यों के प्रति आस्थावान बनना होगा, उनके नैतिक मूल्यों को जागृत करना होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम बच्चों को पढ़ाएं, तो बच्चों को जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो तो अलग चीज है, बच्चों को नैतिकता की भी शिक्षा देनी चाहिए, अर्थात कि नैतिक शिक्षा भी बच्चों को देनी चाहिए, जिससे कि वह जो है कि आगे चल के वो अनैतिक कार्य ना करे, अपने राष्ट्र से प्रेम करे, अपने अगल-बगल के लोगों से प्रेम करे, किसी से द्वेष ना रखे, कहीं पे चोरी ना करे। ये सब चीज़ें भी बच्चों को क्लासरूम में सिखानी चाहिए, अर्थात कि उनको नैतिक शिक्षा भी देनी चाहिए। फिर आगे बात करें, बिना भार के अधिगम। ये भी आपके जो शिक्षा एनसीएफ 2005 सीधे कहता है कि शिक्षा क्या होनी चाहिए? बिना भार का होनी चाहिए, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये एनसीएफ 2005 का बहुत ही मुख्य वाक्य है और यह एग्जाम में सीधे पूछ देता है कि एनसीएफ 2005 कहता है। ऑप्शन दे देगा आपका, शिक्षा भार से होना चाहिए, शिक्षा बिना भार का होना चाहिए, शिक्षा रट के होना चाहिए, शिक्षा दो जो है, या तो दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका एनसीएफ 2005 सीधे कहता है कि जो हमारी शिक्षा होनी चाहिए वह बिना भार के होनी चाहिए, अर्थात कि बिना भार के अधिगम होना चाहिए, जिससे कि बच्चा आसानी से सीख लेता है। लेकिन आज का परिवेश क्या है? जैसे कि देखिए यहाँ पे एनसीएफ 2005
का प्रमुख सूत्र निम्नलिखित है। देखिए कुछ सूत्रों की बात करते हैं, जैसे लर्निंग विदाउट बर्डन अर्थात कि शिक्षा बिना भार के। इसका मतलब है बच्चों को बिना भार के पढ़ाया जाए, उस पर किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक भार नहीं होना चाहिए। यदि आप बच्चे को बिना भार के पढ़ाएँगे, तो बच्चा खेल-खेल में अच्छे से उन सब चीज़ों को सीख लेगा। यदि आप उसको डाँट के पढ़ाएँगे, उसको ज़बरदस्ती करेंगे कि तुमको ये करके कल आना है, तो वो क्या करेगा, वह धीरे-धीरे जो है कि उन शिक्षा को उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएगा और वह धीरे-धीरे स्कूल अपना जो है कि छोड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा तो मुझे मार पड़ेगी। और जो उसे मार पड़ेगी इसी डर से वह क्या करता है, अगले 1-2 दिन तक स्कूल भी वह गैप कर देता है। तो जो शिक्षा होनी चाहिए बिना भार की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है, बहुत से माता-पिता अपने बच्चों पर प्रेशर बनाए रखते हैं और उस बात को वह प्रेशर मानते भी नहीं है। जैसे कि बच्चों को हर बात पर टोकना कि पढ़ लो, अगर टीवी देख रहे होते तो कहते कि होमवर्क कर लिया, या फिर कहते हैं कि जो जो काम बोला था वो कर लिया, जिससे बच्चों और माता-पिता के बीच खटास पैदा हो जाती है। ठीक? फिर इसके बाद बच्चों के एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, बच्चों को रात के 2 बजे तक जगाकर रखा जाता है और उन्हें रटवाया जाता है कि रटो और कल के एग्ज़ाम में लिख कर आओ और तुमको इतने नंबर तो लाने हैं। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सही नंबर न लाने पर उनकी पिटाई भी कर देते हैं, तो यह बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इससे जो है कि बच्चे का मानसिक विकास नहीं होगा, उसको तो रटवा के किसी तरह एग्ज़ाम पास करा सकते हैं, लेकिन आगे चल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जो है कि वह बच्चा फेल मार जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कि हमको, या यदि आप अध्यापक हैं, तो अध्यापक के रूप में ले रहे हैं, तो अध्यापक को नहीं करना चाहिए, या तो गार्जियन है, तो गार्जियन को भी बच्चों को प्रेशर देके कोई भी चीज़ जो है कि पढ़ानी नहीं चाहिए। ठीक? फिर आगे देखते हैं। देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्थात कि एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था और इसको पूरा करने का कार्य निर्देशक प्रोफेसर कृष्णा कुमार के नेतृत्व में किया गया था और इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान है, मतलब विद्यार्थियों को अलग-अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। तो जो इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य उद्देश्य था आत्मज्ञान, ठीक ना? प्रमुख लक्ष्य आपका आत्मज्ञान एनसीएफ 2005 का था। फिर इसके बाद चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए आप किसी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन बच्चों को आप तरह-तरह के उदाहरण देते हैं जिससे कि वह अपने पूर्व अनुभवों को कुछ रोचक तथ्यों के साथ जोड़कर उन्हें आत्मसात कर लेगा, यानी कि अपने मन में बैठा लेगा। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव। क्या-क्या प्रमुख सुझाव थे इसको भी देख लेते हैं। बालक सक्रिय है। देखिए अब आपके लिए एक-एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। बालक को आपको हमेशा सक्रिय मानना है। देखिए कभी भी अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाए, तो जहाँ पे हमको पॉज़िटिव अगर प्रश्न है तो हमको पॉज़िटिव उत्तर भी देना है। अगर नेगेटिव प्रश्न है, तो हमको नेगेटिव उत्तर देना है। तो बालक सक्रिय है, ये आपका पॉजिटिव है। बालक को आपको हमेशा सक्रिय मानना है, मतलब वह सीखने के लिए तैयार बैठा है। आपको बस उसे सिखाना है। उसे किताबों के माध्यम से और अपने ज्ञान के माध्यम से बाहर की दुनिया से जोड़ते हुए उसको सिखाना है। ठीक? फिर आपका स्वयं से जाने। बालक स्वयं से जाने और सीखे और नई-नई चीज़ों को आज़माए। जब बालक स्वयं से सीखेगा और जानेगा तब उसकी बुद्धि का विकास एक नए स्तर से ही होगा। इसलिए जब भी बच्चा स्वयं से जानने सीखने की
कोशिश करे तब आपको उसे हतोत्साहित नहीं करना है बल्कि उसका हौसला बढ़ाना है। देखिए जब बच्चा अपने से कोई चीज़ें सीख रहा है या किसी चीज़ को पढ़ रहा है, तो आप कभी भी उसको हतोत्साहित नहीं करेंगे, हमेशा उसका हौसला बढ़ाएँगे, जिससे कि वह बच्चा आसानी से उन सब चीज़ों को पढ़ लेगा या सीख लेगा। फिर आगे देखते हैं, देखिए जोड़-तोड़ करें। देखिए एक-एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बालक जोड़-तोड़ करे इसका मतलब यह है कि मान लीजिए बालक किसी खिलौने से खेल रहा है और उसे वह तोड़ देता है, तब उसको जोड़ने का भी प्रयास करता है। आपको उसे डाँटना नहीं है कि उसने खिलौने क्यों तोड़ दिया, बल्कि उसकी मदद करनी है। उसकी खिलौना जोड़ने में तब तब जब भी उसका खिलौना टूटेगा तो वह आपके पास आएगा और खिलौना जोड़ने का प्रयास करेगा, जिससे उसकी मानसिक और शारीरिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। देखिए जोड़-तोड़ करने से मतलब क्या है, जब भी हम किसी बालक को कोई भी चीज़ देते हैं, जैसे बचपन में बालक विभिन्न प्रकार के खिलौने लेते हैं, अभी हम नए-नए उन खिलौनों को लाके उनको देंगे, 1 घंटे 15 मिनट में उन खिलौनों को क्या करते हैं बालक तोड़ देते हैं, खोल देते हैं, खोल के फिर उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ऐसा यदि वो कर रहे हैं, तो उनको डाँटना नहीं चाहिए, बल्कि उनको क्या करना चाहिए, उसमें सहायता करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की का विकास होगा और ब इसमें जो है कि मानसिक वृद्धि भी होगी, शारीरिक वृद्धि भी होगी। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है। चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वही लोग सब्सक्राइब यदि करेंगे जो लोग, तो तीसरे और चौथे अर्थात कि दूसरे और तीसरे वीडियो का जब उनके पास नोटिफ़िकेशन जाएगा, तो एनसीएफ का पूरा ही पूरा कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाएगा, ठीक? चलिए, अगला आपका है, बालक गलतियाँ करे से मतलब है बालक त्रुटि करे यानी कि कोई काम बिगाड़े। जब भी बालक कोई गलती करे तब आपको उसे डाँटना नहीं है, बल्कि आप उसे समझाना है कि उसने क्या गलत किया है, जिससे कि जान जाने पा भविष्य में जान पाए कि गलत करने से क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा और बच्चे की गलतियों को महत्वपूर्ण माना गया है। एनसीएफ 2005 में अगर बच्चा गलतियाँ करता है और उसमें वह स्वयं सुधार करता है, तो वह सही दिशा में जा रहा है। देखिए, जब यदि बच्चा गलतियाँ करता है, तो बच्चों को मारना-पीटना नहीं चाहिए, बल्कि उनको समझाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि अगर ये गलती करते हैं, तो इस प्रकार से जो है कि आपका नुकसान हो सकता है। तो आगे चल के यदि बच्चा गलतियाँ भी करता है, तो उन गलतियों को सुधारने का कार्य करता है। जब यह प्रक्रिया बच्चे में आने लगती है, तो बच्चा जो है कि सही दिशा में जा रहा है, इसका मतलब हो जाता है। ठीक? फिर इसके बाद आपका सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। देखिए जो सीखना होता है, वह एक सक्रिय और एक सामाजिक गतिविधि है। सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है, टीचर का भी सक्रिय होना ज़रूरी है और बच्चे का भी सक्रिय होना। देखिए जब हम अपनी कक्षा में पढ़ाते हैं, यदि हम टीचर हैं और अपनी कक्षा में अपने बालकों को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे यदि कोई भी एक निष्क्रिय है, तो जो हमारी शिक्षा शिक्षा है, वह एक-दूसरे के पास जो है कि सही से पहुँच नहीं पाएगी। यदि बालक भी सक्रिय है और अध्यापक भी सक्रिय है, तो उस कंडीशन में पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर इनमें से कोई भी एक निष्क्रिय रहा तो ज्ञान वृद्धि ज्ञान वृद्धि पड़ सकती है और सीखना एक सामाजिक गतिविधि भी होता है और देखिए जो सीखना होता है वह एक सामाजिक गतिविधि भी होता है। जैसा कि समाज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने समाज से ही भाषा सीखी है और समाज में हमको बहुत कुछ सिखाया है। समाज के अंदर हमारा आस-पास का वातावरण आता है, घर आता है, स्कूल आता है, आदि बच्चा समाज के माध्यम से सामाजिक गतिविधियाँ सीखता है।
देखिए जब बच्चा समाज में जाता है या समाज में प्रवेश करता है, तो अपने समाज से वह विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सीखता है। जैसे कि सर्वप्रथम बोलना अपने माता-पिता या अपने समाज से सीखता है और उसके समाज में किस प्रकार के त्योहार हैं, किस प्रकार के जो है कि कैसे लोग रहते हैं, वहाँ का रहन-सहन क्या है, खान-पीन क्या है, सब वो जो है कि बच्चा उसी समाज से सीखता है। यदि यदि बस जो बच्चा एक हिंदी भाषी क्षेत्र का है, तो वह हिंदी आसानी से सीख लेता है। और वही बच्चा यदि इंग्लिश भाषी क्षेत्र का है, तो वह आसानी से बिना किसी को सिखाए वह इंग्लिश आसानी से सीख लेता है। तो समाज का बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट बच्चे पे पड़ता है। फिर सीखने में यांत्रिकता, देखिए इसका मतलब क्या है कि सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको समझते हैं। यदि हम किसी बच्चे को बार-बार वही टॉपिक पढ़ाएँ तो वह बोर हो जाएगा और उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। इसलिए हमको बार-बार नहीं दोहराना चाहिए और पढ़ाते समय पढ़ाई को रोचक बनाना चाहिए। देखिए सीखने में यांत्रिकता जो है कि नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यदि आपने बच्चे को एबीसीडी एक दिन में पढ़ा दिया और बार-बार उसको आप एबीसीडी ही पढ़ा रहे हैं, एबीसीडी ही पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा क्या होगा? ऊब जाएगा और जब बच्चा ऊब जाएगा, तो वह जो है कि फिर उसके बाद पढ़ेगा नहीं। जब भी आप कक्षा में जाइए, क्लास लीजिए, तो आप अपने जो है कि क्लास को इतना रोचक बनाइए, इतना आनंदपूर्ण बनाइए, ताकि बच्चा जो है कि आसानी से आपसे घुल-मिल कर उस क्लास को ले और आसानी से चीज़ों को सीख जाए। फिर इसके बाद आगे आपका है डर और अनुशासन। देखिए ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए जो अधिगम को या सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। चलिए इसको समझते हैं। बच्चे को आप को डराकर नहीं पढ़ाना चाहिए और ना ही उन्हें अनुशासन में रहने का को विवश नहीं करना चाहिए। बहुत से अध्यापक बच्चों को सजा देते हैं, उनसे स्कूल का काम करवाते हैं और अपना भय का वातावरण बनाए रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए पहले तो यदि बच्चे को हम जो है कि सजा नहीं देंगे, देखिए डर और अनुशासन मतलब कि हम ऐसा नहीं कर देंगे बच्चे के साथ कि बच्चा जो है कि हमसे डर जाए और जब बच्चा हमसे डर जाएगा, तो वह पूरी कक्षा में आपसे एक भी प्रश्न पूछने नहीं आएगा। या तो वह हो सके तो अगले दिन से कक्षा में आना ही बंद कर दे, स्कूल आना ही बंद कर दे और हमको बच्चे को अधिक से अनुशासित भी नहीं रखना चाहिए, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। जब बच्चा स्वतंत्र रहेगा, तो वह अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख लेगा। तो हमको इस भी बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर देखिए आपका भाषा संस्कृति, बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान किया जाए जाए। चलिए आपको समझते हैं, चलिए इसको समझते हैं। बालक जब भी स्कूल में प्रवेश करता है, तो वह अपनी मातृभाषा और संस्कृति के साथ प्रवेश करता है। तब अध्यापक को उसकी भाषा और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और अपना ज्ञान उसको देना चाहिए। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सभी महत्वपूर्ण है। देखिए जो भाषा और संस्कृति है, देखिए जो भी बच्चा पहली बार आता है, अपनी जो है कि क्लास में अर्थात कि प्राइमरी लेवल की कक्षा में जब भी वह कदम रखता है, तो वह घर से अपनी भाषा और संस्कृति अर्थात कि मातृभाषा को लेके आता है और वही भाषा जो है कि अपनी कक्षा में भी इस्तेमाल करता है। तो उसको हम लोग उसी भाषा में पढ़ाएँगे। ये नहीं कि वह यदि भोजपुरी बोल रहा है, तो हम उस पे चिल्लाएँगे और बोलेंगे कि तुम भोजपुरी मत बोलो, तुम इंग्लिश बोलो या खड़ी भाषा बोलो। वह जिस भाषा में भी बालक पढ़ रहा है, हमको उसी भाषा में उसका जवाब देना है। उसकी संस्कृति के हिसाब से, उसकी भाषा के हिसाब से हमको उसके साथ शिक्षण करना है, ताकि वह जो है कि उसको ऐसा ना लगे कि हम कहीं पे और आ गए, जिससे कि हमारी भाषा को ये लोग समझ नहीं रहे हैं। तो इससे बच्चा क्या होगा कि बच्चा इससे अधिगम अर्थात कि सीख नहीं पाएगा किसी भी चीज़ को। चलिए
इसके बाद बात करते हैं प्राथमिक स्तर। देखिए प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम की सभी गतिविधियों में भाषा में गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। सभी की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं, इसलिए सभी का स्थान महत्वपूर्ण है। देखिए जो प्राथमिक लेवल पे है, विशेष करके भाषा और गणित पे ध्यान दिया गया है और सभी इन सब का अपना-अपना क्या है महत्व भी है। फिर त्रिभाषा सूत्र आपके लिए क्या है? देखिए जो बहुभाषी कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं की वकालत करता है। त्रिभाषा सूत्र चलिए इसको समझते हैं। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएँ बोली जाती है और सभी राज्यों में जगह-जगह पर आपको स्कूल मिल जाएँगे और सभी स्कूल में कई प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं। बहुभाषी कक्षा को हमेशा महत्वपूर्ण माना है। इसमें अनेक प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों को आपस में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। कुछ शिक्षण में त्रिभाषा सूत्र की वकालत की गई है। थ्री लैंग्वेज फार्मूला त्रिभाषा सूत्र के अनुसार आपको कक्षा में 3 प्रकार की भाषाएँ तो पढ़ानी ही चाहिए। देखिए जो त्रिभाषा सूत्र या तो एक तरह से बात करें बहुभाषाई जो होते हैं, यदि कक्षा में बहुभाषाई अगर विभिन्न जो है कि जगहों से अनेक भाषाओं के लोग एक कक्षा में हैं, तो वह कक्षा जो है कि बहुत ही बेहतरीन कक्षा है। बच्चों को जो है कि उ उ उस कक्षा से जो है कि अन्य भाषाएँ भी सीखने को मिलेगा। तो यह त्रिभाषाई सूत्र जो आपका कहता है कि बहुभाषी कक्षा का मतलब क्या है? तो मान लीजिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के आस-पास एक स्कूल है, जिसमें आपको 3 प्रकार की भाषाएँ पढ़ा नहीं है, तो वह भाषाएँ होंगी हिंदी, दूसरी भाषा होगी अंग्रेजी और तीसरी होगी कोई भी आधुनिक भाषा। हिंदी उसमें रीजनल भाषा मानी जाएगी, जो हिंदी होगी वो वह क्या होगी रीजनल भाषा मानी जाएगी। बात कर ली जाए 3 भाषाएँ की, तो मान लीजिए आप साउथ की तरफ जाते हैं पढ़ाने के लिए या फिर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं पढ़ाने के लिए, तब आपकी 3 भाषाएँ होंगी जो आप कक्षा में पढ़ आएँगे। पहले उनकी मातृभाषा जहाँ पर बोली जाती है, दूसरी हिंदी और तीसरी अंग्रेजी। देखिए तो हमको मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी यह सभी इन तीनों भाषाओं में बच्चों को क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। यही आपका त्रिभाषाई सूत्र है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग भाषा कौशल से जो है कि शुरू करेंगे। जैसे कि भाषा कौशल के बारे में जो-जो चीज़ें हैं, इसको कल बताया जाएगा। इसके बाद जो है कि कल के बाद जो है कि अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको प्रश्न उत्तर भी कराए जाएँगे। तो देख लीजिए लगभग आपका 45 पेज का आपका पीडीएफ है और यह पीडीएफ ही आप केवल पढ़ लेंगे ना, तो 100% कहते हैं कि आप सी-टेट में 4 से 5 नंबर तो पक्के ही कर लेंगे। एकदम दावा है मेरा आपसे कि 4 या 5 नंबर आप लोग पक्का कर लेंगे सी-टेट में। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही अगला वीडियो अपलोड करूँ, तुरंत आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँचे। ओके, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।